हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, बीएसटी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो देखो, बीएसटी के हम लोगों ने 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए। मैक्रो के अंदर भी हम लोगों ने 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट कर ली। लास्ट की 2 यूनिट्स और रहती हैं। इंडियन इको के अंदर हमारे पास में 8 चैप्टर्स है। 8 में से 5 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। छोटू सा चैप्टर है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। तो इस चैप्टर को हम लोग 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस देखो, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये सारे नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं। एनसीईआरटी से बनाए हैं, प्लस हमारे रेफरेंस बुक्स में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा गिवन है, तो मैंने वो बातें भी सारी लेक्चर के अंदर कवर करी हैं। तो डिटेल नोट्स है, आप आराम से नोट्स को फॉलो कर सकते हो। सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? कंट्रोलिंग। देखो, हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। अब मैम, कंट्रोलिंग होता क्या है? देखो, कंट्रोलिंग का मतलब है कंट्रोल करना। ये मेक श्योर करके रखना कि जितनी भी चीजें हैं वो जैसे सोची थी वैसे तो हो रही है ना, यानी कि जो सारा काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। यही मेक श्योर करना क्या होता है? कंट्रोलिंग। तो एनसीईआरटी कहती है कंट्रोलिंग मींस इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब है ये मेक श्योर करके रखना कि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। प्लानिंग में जैसा हम लोगों ने सोचा था सारा काम वैसे ही हो। ये क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। समझ में आ गया? अब देखो, कंट्रोलिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगी। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है हमारे पास में? प्लानिंग है। तो देखो, जब मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं तो वो प्लान्स बनाते हैं, यानी कि टारगेट सेट करते हैं कि यार हमें क्या अचीव करना है। तो क्या सेट करा जाता है? टारगेट सेट करते हैं। टारगेट्स को ही हम स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं, और टारगेट्स को ही बोला जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस, की हमने सोचा है हमें ऐसा अचीव करना है। तो जब मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग के अंदर टारगेट सेट करते हैं। इन्हीं टारगेट्स को हम स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, इसी को हम प्लान्ड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। मतलब हमने सोच लिया कि हमें ये अचीव करना है। अब मैंने कहा, मान लो टारगेट सेट करा है कि इस महीने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब एक्चुअली काम होगा, मान लो एक्चुअल काम हो गया और हमारे पास में एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई कि एक्चुअली कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, वो तो हमारा टारगेट था। एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि यार 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाई। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, उसे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। अब जब दोनों को कंपेयर करा तो हम लोगों ने देखा यार हमने 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। इसी डिफरेंस को बोला जाता है डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। और फिर जब डिफरेंस आ रहा है, डेविएशंस आ रहे हैं, तो आगे से करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। करेक्टिव मेजर्स मतलब सजेशंस दिए जाते हैं, सुधार करा जाता है, ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से मैच करे, जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। समझ में आ गया? So controlling function can be defined as the comparison of actual performance with the planned performance। यही हो रहा है यहाँ पर। actual performance को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? planned performance से कंपेयर कर रहे हैं। If there is any deviation then finding the reason for such deviation। अगर deviations आ रहे हैं, यानी कि differences आ रहे हैं, 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी हैं, तो उसके पीछे रीजंस फाइंड आउट करना, या डेविएशंस क्यों आ सकते हैं। मान लो हमारे वर्कर्स छुट्टी पर है, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, या फिर मान लो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, पावर कट्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, तो अपने आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वर्कर्स ने कोई स्ट्राइक कर रखी है, तो अपने आप डेविएशंस आएंगे। एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। और साथ साथ में करेक्टिव स्टेप्स भी लेना, यानी कि करेक्टिव मेजर्स भी लेना, ताकि अगली बारी से ये डेविएशंस ना आए। जो इस बार कमी रह गई उन कमियों को दूर करना, ताकि अगली बार से सारा का सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर जाए। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। कि ये मेक श्योर करके रखना कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चमका अच्छे से? अब देखो, एक राइटर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट
मैनेजरियल कंट्रोल का मतलब है हमारे अकम्पलिशमेंट को मेजर करना। अकम्पलिशमेंट मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना उसे मेजर करना, जो हमने अकम्पलिश कर लिया, अचीव कर लिया, उसे मेजर करना अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। और किसके साथ में कंपेयर करना? स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करना। एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन, डेविएशंस यानी डिफरेंसेस को करेक्ट करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीव कर सके। दिस इज कंट्रोलिंग। चमका अच्छे से? तो ये तो हो गया भाई कंट्रोलिंग होता क्या है, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो एक टॉपिक आता है स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, रेफरेंस बुक्स में गिवन है, तो हम इसे कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, डिटेल में सारी चीजें हम कवर करेंगे। कंट्रोलिंग का स्कोप की मतलब कंट्रोलिंग में क्या क्या आ जाता है। तो देखो कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप। कंट्रोलिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्योंकि कंट्रोलिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर कर लिया, लो भाई साहब डेविएशंस आ गए, कंट्रोलिंग खत्म। नहीं, बल्कि डेविएशंस आ रहे हैं तो हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए। ये सारी चीजें किस में आती हैं? कंट्रोलिंग में आती हैं। बट इट ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। यहाँ पर डेविएशंस के पीछे के रीजंस फाइंड आउट करे जाते हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स, और करेक्टिव मेजर्स सजेशंस दिए जाते हैं ताकि अगली बारी से हमारे प्लान्स फेल ना हो, अगली बारी जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। ये सारी चीजें किस में आती हैं? कंट्रोलिंग के अंदर। चमका अच्छे से? अब देखो दो तरह की कंट्रोलिंग होती है, एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। बहुत आराम से समझना। मैंने कहा मान लो ऑर्गेनाइजेशन की औकात है, हमारे वर्कर्स की कैपेसिटी है कि वो 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर, लेकिन मैनेजर्स ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, यानी कि टारगेट सेट कर लिए कि भाई साहब 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। अब भाई वर्कर्स की कैपेसिटी है वो 800 यूनिट्स बना सकते हैं, मैनेजर बोल रहा है 1000 यूनिट्स बनाओ। कैसे जैसे करके हमारे बेचारे वर्कर्स ने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। हालांकि उनकी औकात 800 बनाने की है, लेकिन उन्होंने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। अब यहाँ पर डेविएशन आ रहा है फिर भी 100 यूनिट्स का, तो हम यहाँ पर वर्कर्स को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड ही गलत सेट करे हैं। स्टैंडर्ड्स जो है ना वो एकदम ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम अचीव कर सके, अचीवेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड ही गलत सेट करा है। हमें स्टैंडर्ड ही वर्कर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए था, ये तो उन्होंने अपनी औकात से भी ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया। दैट इज अ गुड थिंग। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब है ये देखना कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करा है ना वो स्टैंडर्ड तो सही है ना, स्टैंडर्ड्स अचीवेबल होने चाहिए। जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो हमें देखना है कि यार ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब है ये देखना कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो कितने इफेक्टिव है। अगर उनमें ही गड़बड़ है तो डेफिनेटली डेविएशंस आएंगे। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेकिंग हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स आर। ये देखना कि हमारी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स कितने इफेक्टिव हैं, बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्योंकि कई बार हो सकता है हमारे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज ही सही नहीं है, उसकी वजह से भी डेविएशंस आ सकते हैं। चमक गया अच्छे से? दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ये तो आसान सा है, ये देखना कि वर्कर्स तो सही से काम कर रहे हैं ना, मैनेजर्स तो अपने टास्क सही से परफॉर्म कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर वर्कर्स सही से काम नहीं कर रहे, मैनेजर्स अपने सही से काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली डेविएशंस आएंगे। अगर आपके स्टैंडर्ड सही है तो भी डेविएशंस आएंगे। तो ऑपरेशनल कंट्रोल फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज। ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर हम मैनेजरियल एक्टिविटीज, जितने भी ऑपरेशनल वर्क हैं, काम से रिलेटेड चीजें हैं, उन पर फोकस करते हैं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी वजह से कहीं ना कुछ फॉल्ट ना रह जाए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दो तरह के कंट्रोल होते हैं। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग और स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। अब थर्ड बात हमारे पास में आती है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो आपका कंट्रोलिंग का मीनिंग गिवन है ना, उसी के अंदर फीचर्स गिवन है, उसी के अंदर से ये फीचर्स निकाले हुए हैं, रेफरेंस बुक्स में अलग से दे रखे हैं। तो कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग क्यों होती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। परवेसिव फंक्शन है, यानी कि कंट्रोलिंग हर जगह होती है। टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स को कंट्रोल करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स को कंट्रोल करेंगे,
लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर्स को कंट्रोल करेंगे। और तो और कंट्रोलिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। थर्ड है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के अंदर मैनेजर्स पीछे की तरफ भी देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, और आगे की फ्यूचर की तरफ भी देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे क्या करना है। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। और कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा तब तक कंट्रोलिंग होगी। एक बार डिटेल में डिस्कस करें। पहला है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखो कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करके रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, इन सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज वगैरह ना हो, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, सब क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शंस है। ये काम हो ही क्यों रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। So controlling ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. तो controlling is a goal-oriented function. पहला याद हो गया, आसान सा है। सेकेंड है कंट्रोलिंग क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग एक ऐसा काम है जो काम हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, चाहे वो टॉप मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो, लोअर लेवल मैनेजर्स हो, हर कोई कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। जब परवेसिव लिखा हुआ आता है ना, तो उसमें दो बातें लिखनी है कि ये काम टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स तीनों कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको लिखनी है कि कंट्रोलिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे एक हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे कोई एनजीओ है, चाहे कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है। कंट्रोलिंग हर जगह होती है। आपके स्कूल में भी टीचर्स आपको कंट्रोल करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर कंट्रोल करा जाता है, स्टाफ को अच्छे से सारी चीजें मैनेज करी जाती हैं। सो कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री, हॉस्पिटल एंड अ क्लब एज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह कंट्रोलिंग होती है। थर्ड आता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। मैम एक बार ये समझा दो। देखो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस वो है जो पास्ट में हो चुकी है। इस महीने के एंड में एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी है? जो हमारी इस महीने प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि जो काम हो चुका है पास्ट में, वही तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करा जाता है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, टारगेट से कंपेयर करा जाता है। मतलब मैनेजर्स पीछे की तरफ देख रहे हैं ना कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही इस साल, इस महीने, 6 महीने के अंदर। तो कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। उसके बाद में कंट्रोलिंग के अंदर जब डेविएशंस हमारे पास में आते हैं तो करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करे जाते हैं ताकि फ्यूचर में डेविएशंस ना आए। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए मेजर सजेस्ट करें ताकि फ्यूचर में प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो। तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। वही लिखा है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक एट द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। समझ में आया? जो काम हो चुका उसकी तरफ देख रहे हैं। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स इन फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मेजर्स सजेस्ट करे जाते हैं ताकि फ्यूचर में प्लान्स हमारे फेल ना हो। और लास्ट है कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा तब तक कंट्रोलिंग होगी। समझ में आया? जैसे प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। उसके बाद में मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पूरा साइकिल चलता है। प्लानिंग हुई, फिर सेकंड ऑर्गेनाइजिंग होगा, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ कंट्रोलिंग। और फिर कंट्रोलिंग के अंदर हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक मैनेजमेंट का साइकिल कंप्लीट हुआ है, डेविएशंस आ गए, अगली बार से अलग प्लान्स बनाए जाएंगे, फिर दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा कंट्रोलिंग चलेगी। कंट्रोलिंग से सिर्फ इस मैनेजमेंट प्रोसेस का एक साइकिल कंप्लीट होता है और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करके हम अगले वाले साइकिल को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साथ साथ में याद करते जाओ, मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ साथ में याद करते जाओ। मुझे कमेंट्स के अंदर पॉइंट्स लिखते जाया करो। और लग रहा है यार मैम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती है, हर चीज डिटेल में कवर करती है,
तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में तुम्हारा क्या आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट से पॉइंट्स याद हो गए, गोल ओरिएंटेड है, परवेक्सिव है, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चमका अच्छे से। फिर देखो बात करते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इससे हम पता लगाते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स तो सही है ना। जो पीछे मैंने आपको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बताया था उसमें हम यही देख रहे थे ना कि हमारे स्टैंडर्ड्स तो सही है ना। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो। एम्प्लॉयज की मोटिवेशन इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन रहता है, और एक कोऑर्डिनेशन रहता है। वन बाय वन देखो। पहला है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो हम प्लान्स क्यों बना रहे हैं? प्लान्स इसलिए बना रहे हैं कि पेपर पे प्लान्स लिख दिए, नहीं, प्लान्स बना रहे हैं ताकि उन प्लान्स को अचीव करा जा सके। और कंट्रोलिंग ही ये मेक श्योर करके रखता है कि काम जो है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। तो कंट्रोलिंग अपने आप क्या कर रहा है? गोल्स को अचीव करने पर फोकस कर रहा है। प्लान बनाया, प्लान सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए थोड़ी ना बनाया है, प्लान बनाया है ताकि हम उसे अचीव कर सके। और प्लान क्यों बनाया है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। कंट्रोलिंग ही ये मेक श्योर करके रखता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। तो अपने आप कंट्रोलिंग भी क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो वही लिखा है, प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसीलिए प्लान्स बनाते हैं। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। कंट्रोलिंग मेक श्योर करके रखता है कि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। सो कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। चमका अच्छे से। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो मैंने आपको बताया था पीछे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर, एक अच्छा जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम हमारे स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि यार हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे वो स्टैंडर्ड्स तो सही है ना। कहीं हमने स्टैंडर्ड्स ही ऐसे सेट नहीं कर दिए जिन्हें अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट। An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in organization and in environment. एक अच्छा जो efficient control system होता है उसके अंदर मैनेजर्स बिजनेस के एनवायरनमेंट को चेक करते हैं कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर रही है, कॉम्पिटिटर ने कोई पॉलिसी चेंज करी है, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, और उनके अकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस करे जाते हैं, स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करा जाता है ताकि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम हमारे स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पर हम हमारे स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड्स तो सही है ना। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स मेक श्योर करके रखते हैं कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, कोई स्पॉइलेज वगैरह नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। सारा काम हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स यानी कि प्लांट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम ये मेक श्योर करके रखते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। फोर्थ है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो हर एम्प्लॉय को पता है ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। समझ पा रहे हो? हर एम्प्लॉय को पता है ये मेरा टारगेट है, ये प्लांट परफॉर्मेंस है, मुझे ये अचीव करना है। तो ये चीज अपने आप उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है कि यार ये मुझे अचीव करना है, ये मेरा मोटिव है। तो एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर employees know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance, और इसी के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज यानी कि इवेल्युएट करा जाता है कि उन्होंने क्या अचीव करा। तो ये अपने आप उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखे। फिफ्थ है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर कंट्रोलिंग फंक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करा जाएगा, तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। सबऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज अंडर चेक। सबऑर्डिनेट्स को चेक करा जाता है कि वो काम जैसे बताया वैसे तो कर रहे हैं ना, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं ना। ऑर्डर डिसिप्लिन रहेगा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सारे एम्प्लॉयज के बीच में एक प्रॉपर तालमेल रहता है, सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिविटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल रहता है। कंट्रोलिंग से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलती है कि एम्प्लॉयज को क्या करना है, किस डिपार्टमेंट को किस डायरेक्शन में जाना है। तो सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, टारगेट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इनके बीच में क्या रहता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। फुल स्टॉप। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। अब देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिमिटेशंस भी गिवन है, बट लिमिटेशंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसे हम नहीं करेंगे। आगे देखो
एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स में करा रही हूँ। देखो, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का क्या रिलेशन है, इतनी देर से समझ में आ रहा होगा। प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट करे हैं और उन स्टैंडर्ड्स के साथ में ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना क्लोज कनेक्शन है यार। अगर प्लानिंग नहीं होगी मतलब प्लानिंग नहीं है, मतलब हमारे पास में स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो फिर हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर करेंगे? तो ये दोनों बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के दो ट्विन्स हैं जिन्हें हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत क्लोजली ये रिलेटेड है। सबसे पहले देखो, नेचर और कॉन्सेप्ट की बात कर लो। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग एक बेस तैयार करता है। प्लानिंग मैनेजर्स को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड बाय होम टू डू। तो प्लानिंग तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, जो बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। और कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करके रखता है कि जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान। और अगर कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उन्हें करेक्ट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। दिस मीन्स दैट कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। मतलब कंट्रोलिंग हो ही क्यों रही है? ताकि प्लान्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, टाइमली और राइट इम्प्लीमेंटेशन हो, प्लान्स को टाइम पर इम्प्लीमेंट करा जाए और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए। कंट्रोलिंग यही मेक श्योर करता है। समझ में आ गया? सेकंड है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। ऑब्वियस सी बात है। देखो, मैंने क्या कहा, प्लानिंग के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं, ऐसा ही होता है। फिर कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हमारे पास में स्टैंडर्ड्स भी नहीं होंगे, और अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंट है? प्लानिंग पर डिपेंडेंट है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है। These standards of performance which serve as the basis of controlling are provided by planning। और ये जो standards है, टारगेट परफॉर्मेंस है, जो कंट्रोलिंग के लिए एक बेस है, इनका पता हमें किससे चलता है? प्लानिंग से। तो if there are no plans, there is no basis of controlling। प्लान्स नहीं होंगे तो हमारे पास में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं होगी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये तो समझ में आ गया कंट्रोलिंग प्लानिंग पर क्यों डिपेंडेंट है। अब देखो, प्लानिंग भी कंट्रोलिंग पर डिपेंडेंट है। Once a plan becomes operational, ठीक है, controlling is necessary to monitor the progress, measure it, discover deviation। अगर एक बार आपने कोई प्लान बना दिया तो प्लान हम इसलिए थोड़ी ना बना रहे कि पेपर पर प्लान बना दिया, प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी तो जरूरी है। और कंट्रोलिंग ही मेक श्योर करके रखता है कि प्लान सही से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो। तो एक बार प्लान ऑपरेशन में आ गया, लागू हो गया, कंट्रोलिंग प्रॉपरली उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि प्लान सही से तो चल रहा है ना, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है, डेविएशंस फाइंड आउट करे जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। दस प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। ऐसे प्लान्स का भी कोई मतलब नहीं है अगर कंट्रोलिंग ना हो। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। थर्ड है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। पहले कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, मैंने अभी भी बताया था, क्योंकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है तो हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? साथ में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग में जब डेविएशंस आते हैं तो मेजर्स सजेस्ट करे जाते हैं ताकि फ्यूचर में काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, फ्यूचर में प्लान्स फेल ना हो, बिकॉज इट सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स इन फ्यूचर। तो समझ में आ गया? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। सेम ऐसे ही प्लानिंग भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है ये तो पता है, क्योंकि प्लान्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, प्लान्स कभी पास्ट के लिए थोड़ी ना बनाते हैं। फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ रही है तो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए प्लान बनाओगे ना, जो पीछे हो चुका उसके लिए थोड़ी ना प्लान्स बनाते हैं। सो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर। लेकिन प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है। कैसे है?
देखो कभी भी हम प्लान बनाते हैं ना, तो हम प्लान ऐसे नींदों में नहीं बनाते, सपनों में नहीं बनाते, हम हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। पास्ट में हमने कैसा परफॉर्म करा, पास्ट के अंदर जब कंट्रोलिंग हुई थी तो कंट्रोलिंग के अंदर मानो डेविएशंस आए थे, तो कंट्रोलिंग के अंदर मेजर्स सजेस्ट करे थे ना, ताकि अगली बारी से ये डेविएशंस ना आए। उस रिपोर्ट को भी देखा जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिस फीडबैक रिपोर्ट के अंदर सब लिखा जाता है कि डेविएशंस इतने के आ रहे हैं, डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, इन डेविएशंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो प्लानिंग करते टाइम पर हम हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, पास्ट प्लान्स की सक्सेस देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग की उस फीडबैक रिपोर्ट को देखते हैं कि यार डेविएशंस क्यों आए थे, क्या क्या हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि अब प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो। सो प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के रखना। ठीक बात हो गई? दोनों बैकवर्ड लुकिंग है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। और लास्ट है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। देखो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्टर के पास में जाते हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ऐसे करना है। समझ में आया? आपको ये दवाई लेनी है, ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, आपको योगा करना है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो प्लानिंग भी प्रिस्क्रिप्टिव है, प्लानिंग बताता है कि क्या करना है। एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमाग का प्रोसेस है जो बताता है क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू, सब कुछ बताता है। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. It prescribes a particular course of action for the achievement of organizational goals. प्लानिंग एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि किसी चीज को कैसे अचीव करना है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो इस रास्ते पर चलो, प्लान बता दिया. लेकिन कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करा जाता है कि भाई प्लान सही से इम्प्लीमेंट तो हो रहा है या नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से. अब इसके लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है, प्लानिंग करी है कि हम हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देंगे 10% का. ये तो प्लान हो गया. अब इवैल्यूएट करा जाएगा कि कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, प्लान सही से तो फॉलो हो रहा है ना. समझ में आ गया? तो ये हमारा नेचर हो गया. अब देखो हम बात करते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोलिंग का प्रोसेस. ये मैंने वैसे भी आपको बार बार समझा दिया, तो एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देन डिटेल में देखेंगे. सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं. टारगेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और इसी को हम प्लान्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं. तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस महीने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. समझ में आ गया? फिर एक्चुअली काम हुआ, तब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा तो हम लोगों ने देखा यार हम 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए. थर्ड है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. अब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करा तो हम लोगों ने देखा डेविएशन आ गया 200 यूनिट्स का, हम लोगों ने 200 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी हैं. अब हम डेविएशंस को एनालाइज करेंगे. ये जो डेविएशन यानी कि डिफरेंस आया है इसे अच्छे से समझेंगे. कई बार देखो बहुत ही माइन्यूट डेविएशंस आते हैं कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी और मान लो वर्कर्स ने 990 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली. यार 10 यूनिट्स ही तो कम बनाई है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो गई. ऐसे डेविएशंस को इग्नोर कर दो, इन डेविएशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. इन डेविएशंस के बारे में टॉप मैनेजर्स को बता के परेशान नहीं करना. लेकिन मान लो बड़े डेविएशंस आ रहे हैं, देन वी हैव टू इन्फॉर्म टॉप मैनेजर्स. तो डेविएशंस को एनालाइज करना कि यह छोटू डेविएशन है या फिर बड़ा डेविएशन है. बड़ा है तो तुरंत एक्शन लो, छोटू है तो इग्नोर करो. क्योंकि बोला जाता है एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो आप एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो जो स्लिप होने वाली चीजें हैं उन्हें स्लिप होने दो, जो कैच करके रखनी है सिर्फ उन्हें कैच करो. फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए. अभी जो डेविएशंस आए हैं उन्हें थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना. और फिर एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना, फीडबैक इन कंट्रोलिंग. एक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें सब कुछ लिखेंगे मैनेजर्स कि ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, रीजंस क्या क्या हैं, और वहाँ पर सजेशंस भी दिए जाते हैं ताकि अगली बारी से ये डेविएशंस ना आए. देखा जाता है यार स्टैंडर्ड्स तो सही थे ना, कई स्टैंडर्ड्स ही गलत थे, एक्चुअल तो बढ़िया है हमारा. कुछ भी सजेशंस दिए जाते हैं ताकि अगली बारी से डेविएशंस ना आए. समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट्स.
Standards means the targets against which the actual performance is measured. Targets है. Standards must be achievable होने चाहिए. Very high standards which cannot be achieved are of no use. ऐसे standards जो बहुत ही ज़्यादा high हैं, जिन्हें औकात ही नहीं है भाई, अचीव ही नहीं कर सकते, उनका कोई सेंस नहीं है. एक बच्चा हमारा 60% ला सकता है, 60% ला सकता है बच्चा, इतना ही पढ़ता है यार, वो और काम करता होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, पढ़ाई थोड़ी ना सब कुछ है. लेकिन आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया भैया, तुझे तो 95% लेकर आनी है. कैसे जैसे करके बेचारा 80% लेकर आ गया, ठीक है, मोबाइल चाहिए उसे, गाड़ी चाहिए, कैसे जैसे करके 80% ले आया. फिर भी आप उसे कोस रहे हो कि तूने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करा. अरे आप ये देखो, आपने स्टैंडर्ड्स ही गलत सेट करे हैं. थोड़ा तो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट करते हो उसके लिए जो वो अचीव कर सकता था. तो स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवाइज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करना, चेंज करना जरूरी है. सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय देम. और जब हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो हमें क्वांटिटी को भी दिमाग में रखना है. क्वांटिटी भी देखनी है कि यार उन्होंने जितना बोला था उतना बनाया है, और क्वालिटी भी दिमाग में रखनी है. मान लो क्वांटिटी तो बना दी, 1000 बोला था, 1000 यूनिट्स बना दी, लेकिन क्वालिटी एकदम बकवास है, कोई मतलब नहीं है, कस्टमर परचेज ही नहीं करेगा. तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एस्पेक्ट्स को हमें नजर में रखना है. थर्ड है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. बच्चा हो सकता है मेरे पीछे से कंटिन्यूअसली एक आवाज आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो वॉइस कंटिन्यू आएगी, मैं कुछ नहीं कर सकती उसे अवॉइड करने के लिए. कंपेयर परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स. अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे. आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स. इफ देयर इज मैच, मान लो मैच कर गया, 1000 यूनिट्स बनानी थी, 1000 यूनिट्स ही बना दी, स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैच कर गया, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म. लेकिन अगर डेविएशन आ गए तो आगे 3 स्टेप्स और होंगे. एनालाइजिंग डेविएशंस, डेविएशंस को एनालाइज करा जाएगा, यानी कि देखा जाएगा डेविएशंस छोटू हैं या बड़े हैं. अभी डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से. नाउ आफ्टर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, डेविएशंस आर एनालाइज्ड. ऑल डेविएशन शुड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. यही बताया था, सारे डिफरेंसेस के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बता के परेशान नहीं करना. डेविएशंस विच आर बियॉन्ड द रेंज शुड बी बॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ऐसे डेविएशंस जो बहुत बड़े हैं, यानी कि यार तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हीं के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताओ. डेविएशंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो डेविएशंस जिन्हें अर्जेंटली अटेंड करना है, और माइनर डेविएशंस जिनके बारे में टॉप मैनेजर्स को नहीं बताना, जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी मैनेज कर सकते हैं. फिर है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, नेसेसरी स्टेप्स लेना. अगर डेविएशंस आ रहे हैं प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन अबाउट सच डेविएशन. रीजन फाइंड आउट करना कि डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, और उन डेविएशंस डिफरेंसेस को रिमूव करने की कोशिश करना, यानी कि सब कुछ को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना. बोलते हैं ना गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आना, वो काम करना. और लास्ट है फीडबैक इन कंट्रोलिंग, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना. द कंट्रोलिंग डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. एट द एंड अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. इसमें क्या क्या लिखा जाता है, लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशंस. डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, और क्या क्या करेक्टिव मेजर्स मैनेजर्स सजेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में डेविएशंस ना आए. चमका अच्छे से. अब देखो ये जो लिखा है ना एनालाइजिंग डेविएशन, इसके बारे में कुछ बातें हैं कि डेविएशंस को एनालाइज करने की कुछ टेक्निक्स है. 2 तरह के डेविएशंस होते हैं, 2 तरह की बातें हैं, टेक्निक्स है सॉरी. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इसे हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. एक तो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसका दूसरा नाम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. दोनों से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है सिर्फ ऐसा देखना कि यार ये कुछ एकदम की रिजल्ट एरियाज है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर डेविएशन आ रहा है ना, तो हमें तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है. कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अगर उसमें हल्का सा भी 19-20 का भी डेविएशन आ गया ना, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. मान लो मैं कह रही हूँ कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 5% से इंक्रीज हो गई. एक तो ये बात मैं लिख रही हूँ.
और दूसरी बात मैं लिख रही हूँ, मान लो जो वर्कर्स की चाय कॉफ़ी का खर्चा होता है ना, चाय कॉफ़ी का खर्चा थोड़ा बहुत होता है, जो चाय कॉफ़ी पीते हैं डेली, उसकी कॉस्ट 20% से बढ़ गई। मुझे बताओ किस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है? की रिजल्ट एरिया कौन सा है? चाय कॉफ़ी की कॉस्ट अगर 20% से भी बढ़ रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बहुत सारा खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से भी बढ़ रही है तो करोड़ों का इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, करोड़ों से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज होना की रिजल्ट एरिया से, जो बहुत क्रिटिकल है, इसका असर पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। इन्हीं की रिजल्ट एरियाज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, हमें तुरंत एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है और टॉप मैनेजमेंट को बताना है। तो कंट्रोल शुड फोकस ऑन, कंट्रोलिंग में हमें किस पर फोकस करना है? की रिजल्ट एरियाज। जैसे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, की रिजल्ट एरियाज जो कि बहुत क्रिटिकल हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, इन्हीं की रिजल्ट एरियाज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर इसके अंदर कुछ भी गलत होता है, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसका दूसरा नाम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का ही, जिसमें माना जाता है एक ऐसा मैनेजमेंट जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है कि भाई पोस्टेज कॉस्ट भी वही देख रहा है, चाय पानी का खर्चा भी वही देख रहा है, लेबर की कॉस्ट भी वही देख रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वही देख रहा है, हर छोटी से लेकर बड़ी फाइल तक वो खुद ही चेक कर रहा है। क्या ऐसा मैनेजर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? ऐसा मैनेजर एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीजें हाथ से फिसलती जाएंगी। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ तो छोड़ दो, let it go. It is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. So सिर्फ वही deviations which go beyond the permissible limit should be brought up to the notice of management. सिर्फ वो deviations जो एक लिमिट से बाहर जा चुके हैं, बहुत ही बड़े deviations हो गए हैं, मैनेजमेंट सिर्फ उसी पर फोकस करे। छोटे मोटे deviations हमारे जो नीचे वाले लोग हैं सबॉर्डिनेट्स, वो भी हैंडल कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स बनानी थी, मान लो वर्कर्स ने 990 यूनिट्स बना दी, ठीक है भाई यार 10 यूनिट्स का ही तो डेविएशन आ रहा है, इसे इग्नोर कर दो। लेकिन 1000 यूनिट्स बनानी थी, हमारे पास में 900 यूनिट्स ही बनी है, यहाँ पर मैनेजमेंट को फोकस करना है। समझ पा रहे हो? तो ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज पर फोकस करें, किस चीज को एक्सेप्शन, जाने दो भाई, छोड़ दो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मैनेजर्स का टाइम और एनर्जी बचेगा। फोकस अटेंशन ऑफ मैनेजर्स ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स। टॉप मैनेजर्स सिर्फ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स पर ही फोकस करेंगे। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का कोई टाइम एफर्ट नहीं लगेगा ये रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये चीज़ें तो सबॉर्डिनेट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि क्या तो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिस पर टॉप मैनेजर्स को फोकस करना है, कौन सी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सबॉर्डिनेट्स भी हैंडल कर सकते हैं। चमक गया अच्छे से? पूरा क्लियर है? अब एक छोटू सी बात रखी है, वैसे तो मैंने बार बार बता दी। डेविएशन क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच के डिफरेंस को हम डेविएशन बोलते हैं। ये डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आपने स्टैंडर्ड सेट करा था 1000 यूनिट्स बनाई जाए, और मान लो वर्कर्स ने बना दी 1100 यूनिट्स। अब ये तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस से बेटर है, देन इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन आपने सोचा था 1000 यूनिट्स बनानी है और वर्कर्स बेचारे 800 यूनिट्स ही बना पाए, इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन प्लान्ड परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? तो ये हो रहा है तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, अगली बारी से दोबारा ये डेविएशन आए। लेकिन ये हो रहा है तो ये दुख की बात है, वी हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स। चमक गया? इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में? सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है, स्कोप क्या है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। नेचर में हमारे पास में 4 पॉइंट्स थे, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है, और कॉन्टिन्यूअस है। इंपॉर्टेंस, गोल्स को अचीव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी का पता चलता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं, ऑर्डर डिसिप्लिन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट्स आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख दो। देन प्रोसेस, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, दोनों को कंपेयर करना, डेविएशंस को एनालाइज करना, करेक्टिव मेजर्स लेना और फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना। चमक गया अच्छे से? सारी चीजें क्लियर हैं?
अब अगर लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें याद हो सकती है, जैसे नेचर याद हो सकता है, इंपॉर्टेंस याद हो सकती है, प्रोसेस याद हो सकता है, तो फटाफट से पॉइंट्स मुझे कमेंट्स में लिख दो। और लग रहा है लेक्चर वाकई में यूजफुल था, सारी चीज़ें समझ में आई हैं डिटेल में, तो प्लीज़ यार एक कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना इस चैनल के बारे में। सारे कमेंट्स में लिख देते हो मैम यू आर अंडररेटेड अंडररेटेड अंडररेटेड, तो यार शेयर करो ना यार, ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।